फ्रेंड्स, दिस इज़ शालिनी राठौर। तो आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है ये पर्यावरण से रिलेटेड है। ये वीडियो एमपी टेट, सी टेट या जो अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ है जो कि पहले आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। हम लोगों के पास बुक्स तो होती हैं लेकिन उनका पढ़ा हुआ ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रह पाता, तो इस वजह से मैं इसमें आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखवाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? तो इसका आंसर है ए जी टॉन्सले 1935। ए जी टॉन्सले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसको याद कैसे रखेंगे? ता से तंत्र और टा से टॉन्सले, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम लोगों की जो बॉडी होती है वो एक सिस्टम है, तंत्र है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरी बॉडी में 35 बार टॉन्सिल हो चुके हैं, मुझे मेरे तंत्र में 35 बार टॉन्सिल हो चुके हैं, तो तंत्र से तंत्र हो गया, टॉन्सिल से आ गया टॉन्सले, और 35 बार से 1935 इसकी डेट याद आ जाएगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक होगा ए जी टॉन्सले, 1935 में उन्होंने इसको दिया था। तो सेकंड क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर है अर्नेस्ट हैकल, 1869। इसको कैसे याद रखेंगे? आपको पता है कुछ लोग होते हैं वो शब्दों को थोड़ा हकला कर बोलते हैं, मीन्स वो क्लियर नहीं बोल पाते कभी कभी किसी चीज़ को। तो ऐसे याद रखेंगे कि शब्द को कुछ लोग कैसे बोलते हैं? हकला कर बोलते हैं। शब्द से शब्द और हकलाने से हैकल। ओके, तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। नेक्स्ट है गहन पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नीस नीस। इसको याद रखेंगे कैसे कि जैसे हमको कोई चीज़ दी जाती है पढ़ने के लिए, कोई बुक मिली है पढ़ने के लिए, सर ने हमको बोला कि आपको इस बुक को बहुत बारीकी से पढ़ना है और बहुत गहन अध्ययन करना है। आपका मन नहीं है वो बुक पढ़ने का, लेकिन अब आपको दिया है कि कल क्योंकि पुछाई होने वाली है उस रिलेटेड क्लास में, तो पढ़ना तो पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा हमें। लेकिन गहन अध्ययन करते करते क्या आ जाती है आपको? नींद, ठीक है। तो गहन अध्ययन से क्या आ गई हमको? नींद। नींद से क्या बन गया? नीस। तो गहन पारिस्थितिकी के जनक हो गए अर्नीस नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? आंसर में दिया है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इसको कैसे याद रखेंगे कि आपको पता है कि भारत में लोगों के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए योगा की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत अभी मतलब बहुत हाई लेवल पे किसने की है? वो की है रामदेव बाबा ने की है ना भारत में। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि भारत में पारिस्थितिकी को कौन लेके आया है? रामदेव बाबा। तो रामदेव बाबा से रामदेव मिश्रा आप याद रखेंगे, और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक ये हो जाएंगे रामदेव मिश्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें दिया है पर्यावरण, एक मिनट, या ओके, चलिए इसमें दिया है कि पर्यावरण कितने प्रकार के मंडल से मिलके बना होता है? तो पर्यावरण 4 मंडल से मिलके बना होता है, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। वायुमंडल 5 मंडलों से मिलकर बना होता है, वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इन मंडल को याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगी अभी। नेक्स्ट है जल मंडल में आ जाएंगे नदी, तालाब, झील, हिमनद, सागर, ये सारी चीज़ें।
और स्थल मंडल में पर्वत, मरुस्थल, मैदान। और जीव मंडल में लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, जैसे पेड़ पौधे, सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब देखिए वायुमंडल कितने मंडल से मिलकर बना होता है, कितने टाइप होते हैं वायुमंडल के, वो होते हैं 5। पहला है हमारा क्षोभ मंडल। इसको पहले क्रम से आप कैसे याद रखेंगे वो देख लीजिए। जैसे कि पहले ज़माने में दो इंसान हैं, एक है गरीब और एक है अमीर। और जो गरीब है उसको बोला कि आप अमीर के पास खड़े हो जाओ। तो जो गरीब है उसको उस अमीर के पास खड़े होने में क्षोभ लग रहा था, मतलब वो हिचक रहा था, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था अच्छे से। लेकिन आज का ज़माना, लेकिन प्लीज़ शब्दों पे मत जाइएगा, आपको सिर्फ ट्रिक के लिए सब बता रही हूँ। और आज का ज़माना कैसा है, समता का ज़माना है, समानता का ज़माना है। तो आज के टाइम में ये भेदभाव काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, गरीब और अमीर का। तो आज के समय में जो गरीब और अमीर हैं वो दोनों क्या हो गए, समान हो गए, बराबर हो गए। पहले क्षोभ लगता था गरीब को अमीर के पास आने में, फिर समानता का, आज का ज़माना समानता का है, तो दोनों साथ में खड़े हो गए। अब साथ में आ गए तो उनको बोला कि आप मध्य में आ जाइए, दोनों लोग सेंटर में, ठीक है। इसके बाद मध्य में आने के बाद उन दोनों में एक कंपटीशन करवाया, प्रतियोगिता करवाई। उनको एक आयरन का एक टुकड़ा दिया, कोई रॉड दी या कुछ भी दिया। इधर पे आयन मंडल है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं आयरन से। तो इधर पे उन्होंने उन दोनों को आयरन दिया और कंपटीशन करवाया कि कौन इस आयरन के टुकड़े को बाहर फेंक सकता है कितनी तेज़ी से। फिर से देख लीजिए इस ट्रिक को। गरीब को अमीर के पास आने में क्षोभ लगता था, क्षोभ मंडल हो गया। लेकिन अब ये समानता का ज़माना है, तो सब समान हो गए, समता आ गई सभी में। उनको फिर मध्य में ले आए। मध्य में लाने के बाद उनको एक आयरन का टुकड़ा दिया और बोला कि आप इस आयरन को कितनी तेज़ी से फेंक सकते हो, ठीक है। तो क्षोभ से क्षोभ मंडल, समता से समताप मंडल, मध्य से मध्य मंडल, आयरन से आयन मंडल और बाहर से बहिर्मंडल, ठीक है। ये आपको होगा याद। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि क्षोभ मंडल की जो हम लोग जब पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्षोभ मंडल ही मिलता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है ये 14 किलोमीटर तक इसकी लेयर परत मानी जाती है। और जितनी भी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जैसे तूफ़ान, आंधी, चक्रवात, जितनी भी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही आती हैं, क्षोभ में ही आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए समताप मंडल। समताप मंडल किसके बाद आता है आपका, क्षोभ मंडल के बाद। और समताप मंडल नाम से ही पता चल रहा है कि इधर पे टेम्परेचर जो ताप है वो समान रहेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी आता है एग्ज़ाम में कि जो एरोप्लेन जो उड़ते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो वो उड़ते हैं समताप मंडल में, क्योंकि इधर पे बिल्कुल समान ताप होता है, इधर का मौसम चेंज नहीं होता। इसकी जो लेयर मानी जाती है वो मानी जाती है 20 से 35। नेक्स्ट है मध्य मंडल। मध्य मंडल आता है किसके बाद आपका, समताप मंडल के बाद। और इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो होती है 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। इसके बाद आया आपका आयन मंडल। आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है ये आयन मंडल। और जितनी भी आयन संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो तरंगे, ये सब इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाते हैं। ये रेडियो तरंगे इसमें वापस लौट जाते हैं। और इसके बाद लास्ट है बहिर्मंडल। इसकी ऊंचाई होती है 680 से 1000 किलोमीटर तक इसको माना जाता है। और इस मंडल में सबसे हल्की गैसें जो हीलियम, हाइड्रोजन है, ये इसमें पाई जाती हैं। और कभी कभी इनके इंग्लिश नाम भी आ जाते हैं। तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर।
मध्य मंडल को बोला जाता है मेसोस्फीयर, आयन मंडल को बोला जाता है आयनोस्फीयर, और बाह्य मंडल को बोला जाता है या बहिर्मंडल को बोला जाता है एक्सोस्फीयर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये दिया है पर्यावरण के भौतिक या जैविक संघटक। पर्यावरण के भौतिक या जैविक संघटक, तो वो पर्यावरण के जो भौतिक संघटक हैं वो हैं वायु, जल, मृदा, खनिज, और अकार्बनिक तत्व में आ जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, और कार्बनिक तत्व में आ जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। सेकंड है पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं, तो वो हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो कितने घटकों से मिलकर बना है? 2, जैविक और अजैविक। नाम से पता चल रहा है जैविक मीन्स जहाँ पे सजीव वस्तुएं आए, लिविंग थिंग्स आए, अजैविक में नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तुएं। जैविक के 3 भाग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में आता है शैवाल और पेड़ पौधे, उपभोक्ता में आता है जीव जंतु और मनुष्य, और अपघटक में आता है कवक और जीवाणु। अब अजैविक के भी कुछ भाग होते हैं, वो देख लेते हैं। वो होता है कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक के अंदर आते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, यूरिया। और अजैविक के अंदर आते हैं, अकार्बनिक के अंदर आते हैं अकार्बनिक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मिट्टी, चट्टान, खनिज आदि। और भौतिक तत्व के अंदर आते हैं वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्पादक। उत्पादक में कौन आएगा? हरे पेड़ पौधे। उत्पादक में कौन आएगा? हरे पेड़ पौधे और शैवाल। उपभोक्ता में जीव जंतु और मनुष्य आएंगे। अपघटक या अपमार्जक में आते हैं जीवाणु या कवक। उत्पादक कौन होते हैं? जो खुद से उत्पन्न हुए हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, वो उत्पादक में आते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो लोग या जो जीव जंतु उत्पादक को खाते हैं उनको उपभोक्ता बोला जाता है, यानी उनका उपभोग जो करेंगे वो उपभोक्ता। तो जीव जंतु और मनुष्य आते हैं, ये हरे पेड़ पौधों को, शैवाल को खाते हैं। अपघटक या अपमार्जक में जीवाणु या कवक आते हैं। इनका काम क्या होता है? सड़ी गली वस्तु में ये पैदा हो जाते हैं और उन वस्तुओं को मिट्टी में मिला देते हैं, वहीं उनको अपघटित कर देते हैं। नेक्स्ट चलिए, इसमें दिया है प्रकृति के महत्तर कौन है, यानी सफाई कर्मी कौन है प्रकृति के। तो प्रकृति के महत्तर या सफाई कर्मी बोले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति के महत्तर कौन है? तो वो है जीवाणु और कवक। या ये कैसे प्रकृति के महत्तर या सफाई कर्मी होते हैं कि जो सड़ी गली वस्तुएं या मरी जीव जंतुओं में ये उत्पन्न होकर उनको खा के वहीं पे उनको मिट्टी में ही ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसे जीवाणु, कवक, इनको प्रकृति के महत्तर या सफाई कर्मी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत सौर ऊर्जा है, और ये सौर ऊर्जा जो स्रोत है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, जो प्रकृति ने खुद बनाए हैं पारिस्थितिकी तंत्र, 2 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम या मानव निर्मित। जो प्रकृति ने बनाए हैं वो प्राकृतिक हो जाएंगे और जो मानव निर्मित किए हैं वो मानव निर्मित है। तो प्रकृति में नदी, तालाब, झील, घास का मैदान, वन आदि आते हैं। और कृत्रिम या मानव निर्मित में आएगा धान का खेत, पार्क, बगीचा, एक्वेरियम। एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है कि कृत्रिम या मानव निर्मित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो वो होता है धान का मैदान।
और सबसे छोटा पूछ ले कृत्रिम में तो वो होता है एक्वेरियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है पारिस्थितिकी तंत्र। तो अभी बताया है जस्ट कि पारिस्थितिकी तंत्र दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित या कृत्रिम। प्राकृतिक में आ जाएंगे घास के मैदान, जंगल, नदियाँ, झील, सागर। और कृत्रिम में आ जाएंगे आपके पार्क, बगीचा, धान का खेत, कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम, एक्वेरियम। और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं स्थलीय। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है स्थलीय और एक होता है जलीय। जो पारिस्थितिकी तंत्र हमको स्थल पे मिलते हैं वो स्थलीय कहलाते हैं। जल के अंदर जो एक तंत्र बना होता है उसको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। तो स्थलीय में आ जाएगा घास का मैदान, वन, जंगल। और जल में आ जाएंगे नदियाँ, तालाब, झील, समुद्र, सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दिया हुआ है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, और इसका आंसर है समुद्र और महासागर। और ये कैसे हैं, ये प्राकृतिक हैं। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो ये होता है एक दिशीय। इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। एक होता है खाद्य श्रृंखला और एक होता है खाद्य जाल। तो श्रृंखला में होता है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो हमारी श्रृंखला होती है, श्रृंखला का मतलब क्या होता है, एक लाइन या चेन। तो श्रृंखला कैसी होती है, एक ही दिशा में बनाई जाती है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशीय। और खाद्य जाल मतलब जो सभी पूरी जगह चारों ओर से फैला हुआ है। जो चारों ओर से फैला हुआ है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा, बहुदिशीय। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला दो टाइप की होती है, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और सेकंड होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब स्थल पे जो खाद्य श्रृंखला बनती है उसके बारे में बात की गई है, और एक बात की गई है जल में जो श्रृंखला बनती है उसके बारे में। तो स्थलीय का सबसे पहले क्या आता है, उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे। सेकंड आता है इसमें टिड्डा, फिर मेंढक, सांप और गिद्ध। जलीय में आते हैं शैवाल, जलीय पिस्सू, छोटी मछली, बड़ी मछली, बगुला, बतख, सारस। इसको कैसे याद रखेंगे कि स्थल पे क्या होती है, पेड़ पौधे होते हैं और घास फूस भी उगती है। घास होती है, ठीक है। तो घास को कौन खाएगा, टिड्डा। घास को कौन खाता है, टिड्डा। टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक, ठीक है। मेंढक को कौन खाता है, सांप। और सांप को कौन खा जाता है, गिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो जलीय वाले में देखेंगे, जल के अंदर आपने देखा होगा ग्रीन हरा कलर का कुछ लगा हुआ रहता है, वो शैवाल कहलाता है। तो शैवाल को कौन खाते हैं, जलीय पिस्सू। जलीय पिस्सू इसमें बहुत छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो जलीय पिस्सू बोला जाता है, ये शैवाल को खाते हैं। जलीय पिस्सू को कौन खाते हैं, छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली को बगुला, बतख, सारस, ये खा जाते हैं। तो आज ये हमारे कंप्लीट हुआ, और आगे एक वीडियो और अपलोड करूँगी इस टॉपिक से रिलेटेड, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से। उसमें आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगी, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।